हमारा 4 मंथ हो गया। हैंडेडनेस इज़ 3 ईयर्स। राइट एंड लेफ्ट डिफरेंशिएशन या फिर एनकॉर्पोरोसिस इज़ 4 ईयर्स एंड एनड्यूसिस के अंदर होगा 5 ईयर्स। अब इसको लर्न कैसे करें बताती हूँ अभी, ठीक है। देखो बाइनोकुलर विजन 4 महीने में आ गया, 3 महीने के अंदर वो हैंड रिगार्ड वगैरह देने लगा था, अब उसको पकड़ना है, ठीक है। उसको ना 6 महीने के अंदर अपना यूनिडेक्स्ट्रस वगैरह करना था, तो 4 महीने में वो बायडेक्स्ट्रस करता है, तो बायडेक्स्ट्रस एंड बाइनोकुलर विजन, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। 3 महीने में तो उसने बेचारे ने देखना शुरू किया था ना अच्छे से, अब बाइनोकुलर देखने लग गया। हैंडेडनेस होती है हमारी 3 साल के अंदर। 3 साल का बच्चा जो है वो बॉल जो उसको फर्स्ट ईयर में नहीं मिली थी, हमने ट्रिक बना रखी है, मैंने लिंक भी शेयर कर रखी है उसके, ठीक है, उसमें से देख सकते हो। उसके बर्थडे पे उसने क्या किया था, उसने ना चल के दिखाया था विद सपोर्ट। स्टैंड तो विदाउट सपोर्ट हो गया, और उससे पूछा कि बताओ बेटा ये क्या है, उसने बोला केक। और उससे पूछा कि कैसा है, तो उसने बोला ऐसे थंब से साइन बना के बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने उसको बॉल गिफ्ट करी। अब वो जो बॉल है ना उसके साथ खेलता हमारा 3 महीने का बच्चा। अब कैसे लर्न करेंगे, मैं बॉल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सर्कल याद आता है। सर्कल मतलब ट्राईसाइकिल जो है हमारे गोल गोल होती है, सर्कल वो बनाता है, ट्राईसाइकिल चलाता है। नेम एज जेंडर के बारे में 3 साल के अंदर जाता है, ठीक है, इसलिए 3 साल के अंदर हैंडेडनेस भी आ जाती है। अब उसके बाद पढ़ेंगे राइट लेफ्ट डिफरेंस। अब उसके पास क्या हुआ, 4 साल का बच्चा क्या करता है, वो कूदता है, ठीक है। और 3 साल का स्टेप वाला भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो 2 साल का बच्चा क्या करेगा, ऊपर नीचे उसको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो 2-2 स्टेप लेगा, ठीक है। ऊपर चढ़ना बच्चे के लिए आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है, तो उतरने का खासकर याद रखना है। चढ़ जाएगा बच्चा, ठीक है, लेकिन उतरते वक्त 2-2 स्टेप लेगा 2 साल का बच्चा। फिर 3 साल का बच्चा क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा वही, लेकिन नीचे उतरते वक्त वो एक एक स्टेप अब लेने लगा है, ठीक है, समझे, एक एक स्टेप आ रहा है। अब 4 साल का बच्चा एक एक स्टेप के साथ ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी उतर सकता है, ठीक है। इसलिए राइट लेफ्ट का डिफरेंशिएशन भी हमारा 4th ईयर में आता है। कोई लॉजिक नहीं, आई नो, बट सब कुछ रिवाइज कर लिया हमने, दैट इज़ द गुड पार्ट, राइट। इनकॉर्पोरेसिस भी हमें याद रखना है। एन्यूरोसिस, और एक ना हमारे सेक्रेटरी वाले सर ने बोला था कि याद रखना कि 2 ईयर इज़ द मैक्सिमम ऑफ लिमिट, जब बच्चा कुछ तो मुँह से बोले, अदरवाइज़ वो गूंगा है, ठीक है। तो हाई ये हमें एज ए डॉक्टर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओपन इग्नोर हो जाता है कि कोई बात नहीं, बाद में बोलेगा, नहीं। 2 साल के बच्चे तक को उसको अच्छे से बोलना शुरू होना चाहिए, ठीक है। एन्यूरोसिस जो होता है हमारा होएगा 5 ईयर्स। नॉक्टर्नल होता है, तो हम फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करते हैं उसकी, बेल एंड अलार्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूनेटल सेप्सिस के अंदर क्या होगा ट्रीटमेंट में, हम 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक देंगे, क्लेबशेला हो गया। अब उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, ESR, CP, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। अब ना मेरा क्वेश्चन ये था कि TLC क्यों नहीं करते भाई, हम TLC कर लो ना, न्यूट्रोफिल भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा, बट छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में इतना मेच्योर होता ही नहीं है इम्यून सिस्टम, इसलिए हम न्यूट्रोफिल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स बनने लग जाते हैं, लेकिन लेट ऑनसेट क्या होता है हमारा, देखो लेट ऑनसेट और अर्ली ऑनसेट में बहुत कंफ्यूजिंग होती है। अर्ली ऑनसेट मतलब माँ के अंदर से ही कुछ है, कोरियोमिनाइटिस है या कुछ है, तो उसके अंदर हो जाएगा, तो हमें लेट लर्न करना है कि बच्चा आ गया, उसके बाद हमसे गलती हुई है। तो जैसे कि पुअर हाइजीन, ठीक है, बच्चे का पुअर हाइजीन रखा, कोड हैंडलिंग हमने ढंग से नहीं करी, तब तो बच्चा बाहर आ गया ना, हम तब की बात कर रहे हैं। एंड या फिर बॉटल फीडिंग करवा दी। एंड मस्ट डू लेट के अंदर लंबर पंचर, क्योंकि हो सकता है उसको मेनिंजाइटिस हो, हमें पता ना हो, तो हम 3 हफ्ते का एंटीबायोटिक देंगे। नियोनेटल सेप्सिस में 1 हफ्ते का दे रहे थे, बट यहाँ पर हम 3 हफ्ते का एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा फेब्राइल सीजर्स होते हैं 6 to 60 months। लेस देन 6 months रूल आउट द मेनिंजाइटिस, डू द लंबर पंचर, ठीक है। लंबर पंच मेनिंजाइटिस इज ऑफन इग्नोर्ड। अब बच्चे की नेक होल्डिंग रिजिडिटी तो हम चेक कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू चेक। अगर मान लो कोई बच्चा है, वी कैन ईजिली हेल्प द बच्चा, ठीक है। अगर वो किसी इन्फेक्शन वगैरह के साथ आए, अगर हम थोड़े अवेयर हो ना, तो हम रूल आउट कर सकते हैं। पता है जैसे छोटे बच्चे को फीवर हुआ तो सिर्फ उसको एंटीबायोटिक्स दे के कोई फ़ायदा नहीं है, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट डू वन एक्स्ट्रा सिंगल स्टेप, दैट इज़ द चेक द नेक रिजिडिटी। तो मेनिंजाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन छोटा सा बच्चा, एंड उसको फिर NICU के अंदर जल्दी से भेज के रेफ़र कर सकते हैं एटलीस्ट, सो दैट विल बी इन द राइट हैंड्स, ठीक है, और उसका इलाज हो सके। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। फेब्राइल सीजर होता है 6 to 60 months, ठीक है। लेस देन 6 months में रूल आउट द मेनिंजाइटिस फर्स्ट, ठीक है, एंड डू द लंबार पंचर। टू रूल आउट इट वी हैव टू डू लंबार पंचर ऑफ कोर्स, एंड कौन सा टाइप वगैरह है तो वी विल गेट टू नो। एंड ऑल्सो एज अगर लेस देन, ये हमारे क्राइटेरिया होता है फेब्राइल सीजर का, लेस देन 1 year,
ठीक है, 6 to 60 बोलते हैं ना हम, एंड अगर रिकरेंट होने का क्राइटेरिया है 38 to 39 डिग्री सेल्सियस गया, 36.5 नॉर्मल होता है हमारा, ठीक है। लेकिन 36.5 के बाद भी हमारा वो पड़ते हैं ना 36 to 36.5, मतलब कोल्ड स्ट्रेस, फिर उसके बाद फिर हमारा और होता कम होता जाएगा 32 तक, फिर लेस देन 32 ऐसे करके हमें याद रखना है। और 38 to 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेस देन 24 आवर्स के लिए अगर है, तो ये सारे हमारे क्राइटेरिया के अंदर आएगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये मुझे ऊपर पढ़ाना था, गलती से यहाँ पे दे रखा है, बट ठीक है कहीं पे भी पढ़ो। ABC को फॉलो करने के बाद वी विल बेंजोडाइजेपिन, देन फोस्फेनेटोइन, एंड देन वी विल ट्राई द वैल्प्रोइड के बाद हम क्या करेंगे, एनेस्थेटिक एजेंट दे देंगे बस। अगर उसका फिर भी नहीं हो रहा, मोर देन 5 मिनट के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। फिर हम पढ़ते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस। कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस हमें किस में मिलेगा, वेट्स के अंदर। वेट्स का मतलब क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एंटेरो, टॉक्सो एंड देन सिफिलिस, ठीक है। वेट्स जो होते हैं मतलब कि जो हमारे जानवर होते हैं उनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, ऐसे सोचना है हमें, तो यू विल बी एबल टू डू इट। एंड फिर आता है हमारा डेथ ऑफ द चाइल्ड, निमोनिया के कारण मेनली होता है, लंग्स की दिक्कतें होती हैं। इवन इफ़ यू रिमेंबर द न्यूनेटल रिससिटेशन, इन दैट ऑल्सो वी आर फर्स्ट हैंडलिंग द RS सिस्टम एंड देन वी आर मूविंग टू द हार्ट, ठीक है। तो निमोनिया इज़ द मेन कॉमन कॉज। फिर उसके बाद आएगा हमारा डायरिया एंड देन इंजरी, ठीक है। डायरिया लर्न कर लो उसके बाद वाला बस। फिर ब्रेन डेड पर्सन जो होता है उसके पास नॉर्मल BP हो सकता है, टेकीकार्डिया, स्वेटिंग, फ्लशिंग एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो क्या है, नॉर्मल BP, टेकीकार्डिया, ये सारे देख के हम बोलेंगे ये तो झूठ बोल रहा है डॉक्टर, ये तो हमारा पर्सन तो जिंदा है। बट ब्रेन डेड हमें ना वेंटिलेटर से हटाना होता है क्राइटेरिया, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन डीकॉर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, देखो इसमें ना एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, तो ये नीचे वाले का कंटिन्यूएशन है। तो डीकॉर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, सीजर्स, शिवरिंग रिस्पॉन्स टू नॉक्शियस स्टिमुलस, ये सब नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा जोर से पेन नहीं देते स्टर्नम इंटर्नशिप में, आपने देखा हो तो। हम क्यों देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करा तो मतलब कि वो मर चुका है, ब्रेन तो डेड हो गया ना। थोड़ी देर बाद ये सब भी चला जाएगा, BP वगैरह, पर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बाद में जाता है ना। बट ब्रेन डेड वाले में नॉक्शियस स्टिमुलस के लिए ये सब चला जाएगा, ख़त्म उसका, ठीक है। सीजर्स, डीसेरिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट, ये सारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे। उसके बाद आएगा हमारा इन अटैक्सिया टेलेंजेक्टेशिया, हमारा डिफेक्ट होता है इन आइसोटाइप स्विचिंग, जो हमारा 40 लाइगेंड नहीं कनेक्ट होके हमारे बना रहे थे। हमने कैसे लर्न किया था कि सबसे पहले हमारा आया एंटीजन, फिर हमने क्या किया, B सेल जो है वो APC की तरह काम किया, और B सेल ने उसको प्रोसेस करके इंटीग्रेट करके T सेल को प्रेजेंट कर दिया। T सेल ने जब उसको लिया, अब T हेल्पर जो है उसने अपने MHC को एक्टिवेट कर, कौन सा MHC आएगा हमारा, T हेल्पर जाएगा। इट डिपेंड्स बेसिकली एंडोसाइटोटॉक्सिक या फिर मतलब बाहर से आया है एंटीजन, तो वही वाला हमारा रिस्पेक्टिव वाला MHC हो जाएगा एक्टिवेट। तो फिर वो T सेल क्या करता है, अब B सेल को रिस्पॉन्ड करेगा बाय देयर इज़ अ लाइगेंड का, और उसके बीच में कनेक्शन बनता है 40 and 40L, ठीक है। उसके बाद हमारे जो B सेल होते हैं वो मैच्योर होते हैं, प्लाज्मा सेल में प्रोड्यूस करते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो सबसे पहले होते हैं IgM वगैरह, तो अब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, दैट इज़ योर आइसोटाइप स्विचिंग। तो ये स्टेप हमारा अटैक्सिया ATM के अंदर नहीं होता है, ठीक है। एंड फिर आइसोटाइप स्विचिंग के बाद अब उसको हमें हाइपर म्यूटेशन कराना है, एफिनिटी मैच्योरेशन कराना है। उन सब के लिए हम क्या करेंगे, उन सब को हम करेंगे, मतलब वो सब होता है, अगर वो इसमें हमारे 40 लाइगेंड के अंदर प्रॉब्लम है तो ये सारा स्टेप ही नहीं होगा। अटैक्सिया टेलेंजेक्टेशिया जो है उसके अंदर हमारा आइसोटाइप स्विचिंग वाला पार्ट ही डिफेक्टिव होता है, इसलिए हमें कोई लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, क्योंकि कोई सेंस नहीं है उसका। लाइव वैक्सीन में तो हम एक तरफ से खुद से 20 उसके बनी नहीं रही है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। उसके बाद आएगा रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, ये बेस्ट होता है फॉर आयरन ओवरलोड, डू द लीवर आयरन कंसंट्रेशन लेवल चेक। विल्सन क्या होता है, ATP 7B में डिफेक्ट होता है, कॉपर बढ़ जाएगा। इसके अंदर ये पूछते हैं 5-मेथाइलहिस्टिडाइन क्या होगा, 5-मेथाइलहिस्टिडाइन कम होगा, याद रखना, ठीक है। एंड सेरुलोप्लाज्मिन कम हो गया तभी तो हमारा यूरिनरी कॉपर बढ़ रहा है, ठीक है, वरना तो उसको बाइंड करके कर ही लेता ना। एंड लीवर बायोप्सी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले के अंदर तो लीवर बायोप्सी ही करेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, हाँ। उसके बाद लीवर के अंदर ये क्या होता है, कौन से लोगों के अंदर होता है, 10 to 20 ईयर्स वालों के अंदर CNS इन्वॉल्वमेंट करता है 30 to 40 ईयर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन बॉडी, अगर हमारे अंदर आई है बच्चे के अंदर, खासकर मतलब लंग्स के अंदर यही होता है ना, यूनिलेटरल वगैरह एक्सरे दिखा देंगे, तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से यू कैन रिमूव ऑल्सो,
तो रिजिड होगा ऑब्वियसली तो उसको उठा लेगा ना, फ्लेक्सिबल वाला तो बस देखने के लिए ठीक है। एंड हॉजकिन लिम्फोमा बच्चों में होता है, ये डिसिमिनेट नहीं करता। डिसिमिनेट हमारा कौन सा करता है, डिसिमिनेट करेगा वो वाला डिफ्यूज बी लार्ज सेल वाला, ठीक है। एंड डिफ्यूज बी लार्ज सेल इज एसोसिएटेड विद मैनी रोमैटिक डिसीज एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस जो होता है उसकी ट्रीटमेंट होगी हमारी सिफेलोस्पोरिन, नॉट एम्पेसिलिन। एम्पेसिलिन हमारा वैसे लिस्टीरिया के लिए होता है। लिस्टीरिया की हिस्ट्री पता क्या होती है, लिस्टीरिया की हिस्ट्री होती है कि अनपास्चराइज मिल्क पी लिया, ठीक है। और लार्ज VSD हो गया। लार्ज VSD वैसे तो हमारा VSD जो है इतना खतरनाक नहीं होता, स्मॉल होता है तो, लेकिन लार्ज VSD में लेफ्ट टू राइट अगर वो जाएगा तो वो फेलियर टू थ्राइव भी कर सकता है, इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं VSD तो है, ए साइनोटिक है तो हम क्यों ही करेंगे, बट लार्ज हुआ तो यू हैव टू डू बिकॉज इट कैन कॉज द रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एज वेल। बिकॉज अभी इमेजिन करो लेफ़्ट से जा रहा है राइट के अंदर, अब राइट जो है वो हमारा कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम कर देगा, तो फिर इसलिए पल्मोनरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना अच्छे से। फिर आता है हमारा BCG। BCG इज़ फॉर BCG इज़ फॉर TB पता होता है। पल्मोनरी TB के लिए अगर BCG होता तो आज हमारे इंडिया में TB ना होता, ठीक है, क्योंकि BCG वैक्सीन तो बहुत अच्छे स्केल पर चल रही है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ये CNS एंड डिसमिनेटेड TB के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और बच्चा वैसे काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है ना, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं कि अगर उसको CNS या डिसमिनेटेड TB होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर नहीं होंगे अगर हमारी इम्यूनिटी है तो, अगर आपको HIV वगैरह वाला बनना पड़ेगा अगर किसी को ये वाला देखोगे तो, ठीक है। JME के अंदर होता है गैब्रा, EFHC एंड CACNB। CNB को CNS करके लर्न कर सकते हो। JME का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी करके कुछ होता है, तो उसमें वो घबरा गया, ठीक है, और CNS में दिक्कत आ गई, ये नहीं मुझे पता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अम्बिलिकल पॉलिप। अम्बिलिकल पॉलिप के पास भी डिस्चार्ज हो सकता है, बट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ हर्निया या फिर ओम्फेलोसील भी तो हो सकता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक लेप्रोटोमी, ठीक है, ये याद रखना। हम अंदर से देखेंगे ये निकल क्या रहा है तो डायग्नोस्टिक लेप्रोटोमी करेंगे। फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमारा 21 दिनों में बन जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन है तो ओव्यूलेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, मतलब वैसे एक ही बात है सही बताऊँ तो। ओव्यूलेशन के लिए फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूँ, लेकिन 21 डेज़ के बाद बनेगा, तब तक हमारा प्लेसेंटा वैसे मेंटेन हो जाता है। HCG हार्मोन ये सब हमारा मेंटेन करके रखेंगे। फिर आता है हमारा कंजेनाइटल इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। टोक्सोप्लाज्मा। टोक्सोप्लाज्मा में क्या होता है, CCH इज़ द ट्रिक। तो कोरियोरेटिनाइटिस, कैल्सिफिकेशन, हाइड्रोकेफिलस, ठीक है। हाइड्रोकेफिलस की ट्रिक थी हमारी वेट्स में क्या था, VZV, वेरिसेला, एंटेरो, फिर टॉक्सो एंड देन सिफिलिस, ठीक है। अब हमारा आता है CMV जो है उसकी ट्रिक भी CMV है। माइक्रोसेफेली, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन एंड देन कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है। गैनसाइक्लोविर हम ट्रीटमेंट में देते हैं, ओनली 10% सिम्टोमेटिक होंगे बर्थ पे। अगर लेस देन 3 वीक्स हुआ तो यू कैन डू द यूरिन का PCR। लेस देन 3 वीक्स में हम यूरिन का PCR ही करते हैं, PCR एंटीजन यू कैन डू, जो भी ऑप्शन में दिया हो। एंड फिर आता है हमारा पार्वो B19 जो कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है हमारा, ठीक है। और ए प्लास्टिक क्राइसिस कराएगा। प्योर रेड सेल एप्लीजिया में कन्फ्यूजन होती है। प्योर रेड सेल एप्लेजिया उसमें कराता है जिसमें ऑलरेडी कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो गया तो उनके अंदर करा देगा। नॉन इम्यून हाइड्रोप्स कराएगा। नॉन इरोसिव अर्थराइटिस कराता है। ग्लव एंड स्टोकिंग रैशेस करवाता है एंड ऑल्सो इम्यूनोथेरेपी एज अ ट्रीटमेंट। फिर आता है हमारा SNHL का मोस्ट कॉमन कोज होता है CMV, जबकि र से रुबेला, रेयर कोज होता है हमारा रुबेला, ठीक है। तो CMV के देखो असल में तो ना सिम्टोमेटिक सिर्फ 10% होंगे, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक हुए तो 100% उसको SNHL होगा इन लॉन्ग टर्म सीक्वेंस, ठीक है। तो इसलिए हमारा SNHL का मेन कोज हो गया CMV। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे नाम के साथ क्या क्या डिसीजेज होंगी। तो हमारा कोनोट्रंकल होता है डिफेक्टिव तो ASVD बन जाएगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है हमारा डाउन सिंड्रोम के अंदर। टर्नर में हम सबको पता है बाइकास्पिड होता है, नहीं तो कोएक्टेशन मिलता है, रिब नोचिंग 3 साइन वो सब मिलेगा।
एंड नूनन जो होता है वो तब पल्मोनरी स्टेनोसिस करेगा, TOF वाला, ठीक है। एंड डाइजॉर्ज जो होता है उसमें कोनोट्रंकल डिफेक्ट होता है, तो हमारा ट्रंकस आर्टरियोसिस जो कहीं पे भी नहीं मिलता वो हमें डाइजॉर्ज में मिलेगा, या फिर TOF तो वैसे काफ़ी कॉमन है तो बहुत जगह मिल सकता है, तो लेकिन कोनोट्रंकल से हम याद रखें ट्रंकस आर्टरियोसिस। विलियम्स में होता है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस, कौन सा वाला, सुप्रावाल्वुलर, तो हमारे दोनों लिम्स के अंदर ऊपर वाले हाथ में अलग अलग BP होगा। फिर आता है हमारा एडवर्ड या पटाऊ, VSD नॉर्मल होता है, और अभी हमने पढ़ा लार्ज होगा तो रिपेयर करना पड़ेगा, सर्जरी का, पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर VSD मिलेगा मोस्ट कॉमन, क्योंकि वो होता है, लेकिन जो TGA है ना वो स्पेसिफिक होता है, एंड इससे भी ज़्यादा पता है, हार्ट से भी ज़्यादा कॉर्डल एजेनेसिस होता है। उसके बाद आता है ऑटिज़म, ऑटिज़म के अंदर मिलेगा A फॉर ASD। एंड ऑटिज़म के बारे में थोड़े दिन पहले हमने कुछ पढ़ा था, अभी चलो याद आता है तो बताती हूँ। कावासाकी हो गया, हाँ, ऑटिज़म के अंदर हमें निस्टैग्मस मिल सकता है, ऐसा कुछ था शायद, ओके। कावासाकी डिसीज़ जो होता है वो हमारा होगा, एल्बिनिज़म के अंदर हमें निस्टैग्मस मिलता है, ऑटिज़म कोई ड्रग करती है, आई डोंट रिमेंबर, आई विल सी। एंड कावासाकी डिसीज़ जो होती है उसमें होता है हमारा कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म, ठीक है। अब वापस से करते हैं, देखो हमारा डाउन सिंड्रोम में है अयोटो वेंट्रिकल, अयोटा है हमारे, अगर ये 4 चैम्बर हैं तो अयोटा एंड वेंट्रिकल के बीच के अंदर नहीं सेप्टम बना, ठीक है, तो माइटरल एंड वो ट्राइकस्पिड चला गया ना, अयोटो वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। फिर उसके बाद है बाइकस्पिड अयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी स्टेनोसिस इन नूनन, डाइजॉर्ज के अंदर हमारा मिलता है जो किसी में भी नहीं मिलता, ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड TOF, ट्रंकस आर्टरियोसिस हमें ज़्यादा नहीं मिलता। विलियम सिंड्रोम आ गया, विलियम सिंड्रोम में होगा सुप्रावल्वुलर एयोटिक स्टेनोसिस एंड VSD मोस्ट कॉमन इज इन एडवर्ड एंड पटाओ। डायबिटिक मदर में हमारा VSD TG हो जाएगा, ऑटिज्म के अंदर ASD हो जाएगा, एंड देन कावासाकी के अंदर कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म। अब आपने सुन लिया तो यू विल रिमेंबर इट। क्लाइनफेल्टर IQ हमारा सबसे कम किस में मिलता है, मतलब कम किन के अंदर होता है, क्लाइनफेल्टर के अंदर। क्लाइनफेल्टर के अंदर ना XXY होता है, तो वो टॉल होता है, बट उसकी भी टेस्टिस काम नहीं करती, तो वो टॉल दिखेगा ऐसे दिखने में, क्योंकि XXY है, बार बॉडी वगैरह होती है उसके अंदर, ठीक है। मेल है, गायनेकोमास्टिया मिलेगा। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, बट इसके अंदर ना GnRH वगैरह ओके होता है, ये याद रखना। डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारा कम IQ होता है, नूनन के अंदर हमारा कम IQ होता है, एंड ये फर्टाइल होता है नूनन, ठीक है, जबकि टर्नर वाली फर्टाइल नहीं होती ना, नूनन वाला फर्टाइल होता है। एंड फ्रेजाइल एक्स के अंदर हमारा मिलेगा, तो फ्रेजाइल एक्स के ना कान वगैरह बड़े होते हैं, तो इसके लिए जो ट्रिक है हमारी CGG, कंजेनाइटल जॉइंट कान गोनाड्स जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो गोनाड्स काम नहीं करेंगे, ठीक है, और IQ भी उसका कम होगा। तो अब वापस से बोलते हैं क्लाइनफेल्टर, डाउन, नूनन एंड फ्रेजाइल एक्स। फिर बात करते हैं रोमैटिक फीवर की, एंड ज़्यादा रहा नहीं है तो इसका फिर 2 ही पार्ट बने, चलो कंप्लीट ही कर देते हैं। तो रोमैटिक फीवर के अंदर क्या होगा, कार्डाइटिस नेगेटिव हो गया एंड कार्डाइटिस पॉजिटिव हो जाता है। तो कार्डाइटिस अगर हमारा इन्वॉल्व है तो 5 ईयर या फिर 18, अगर कार्डाइटिस इन्वॉल्व है तो हमारा हो जाएगा 10 ईयर एंड 21, ठीक है। तो आपको लर्न करना है 5 के साथ 18 एंड 10 या फिर 21 ईयर्स तक, ठीक है। तो जो भी हमारा लंबा बैठेगा हम वो तब तक देंगे, ठीक है। रिकेट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाइपोफॉस्फेटेमिक वाला, जिसके अंदर फॉस्फेट का ग्रुप ना कम नहीं होगा। असल में रिकेट्स क्या होता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी, राइट, विटामिन, इसमें कपिंग एंड फ्रेइंग वगैरह मिलता है। एंड विटामिन D की डेफिशिएंसी में क्या होगा कि हमारा कैल्शियम जो है वो कम हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है मेंटेन हो गया तो, और अदरवाइज़ कम होता है, तो PTH जो होता है हमारा बढ़ जाएगा, एंड PTH जो है वो फॉस्फेट का दुश्मन है तो उसको कम कराएगा, ठीक है। तो हमें ये लर्न करना है। एंड देन इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके अंदर आएगा हमारा 25, हमें याद रखना है 125 तो वेरिएबल होता है, लेकिन 25 जो है वो स्टेबल नंबर है। 125 देखो 100 से ऊपर मार्क्स आ गए तो वो अनस्टेबल है वो बंदा, लेकिन 25 वाला काफ़ी स्टेबल है, वो मेहनत करेगा तो उसके पास मार्क्स भी आएंगे। तो हमें याद रखना है कि 25, क्योंकि ये बहुत बार मेरा भी गलत हो चुका है, मैं हमेशा 125 लर्न करती हूँ, ये वाली ट्रिक अच्छी लग रही है कि 25 वाला बंदा स्टेबल होगा, वो एक दिन 100 तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। फर्स्ट साइन मिलेगा बच्चे के अंदर क्रेनियोटेप्स एंड देन कपिंग एंड फ्रेइंग, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेमिक वाला आएगा FGF23 जो हाई होता है, फैक्स जीन नॉर्मल हो गया हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट कम होगा, इसके अंदर हमेशा ही फॉस्फेट कम मिलेगा। PTH जो है वो नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है। एंड इसमें होता है ब्यूरोसुमैब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलेड इम्यूनाइजेशन,
डिलेड इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, 8 महीने में रोटा वायरस दे सकते हो, 1 साल तक यू कैन गिव पेंटावेलेंट एंड BCG। हम 6 10 14 में देते हैं ना पेंटावेलेंट। तो देखो 14 वीक्स का मतलब क्या हुआ, हमारा कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर आ रहा है, 14 वीक्स तो बहुत कम हो गया ना, तो हम 1 साल तक यू कैन गिव, उसके बाद यू कैन नॉट। एंड 5 ईयर तक OPV होता है, ठीक है, 5 OPV। फिर 7 में आएगा DPT, मोर देन 7 हो गए तो TDAP, फिर TD, उसी के साथ खेल रहे हैं हम, ठीक है। 7 हफ्ते इतना पूछते नहीं है, 7 वाला याद रखना कि DPT दे सकते हो। एंड फुल टाइम पे IPV, MMR एंड हेपेटाइटिस B की कुछ नहीं, कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो रोटा वायरस 8 हो गया। ये रोटा वायरस बहुत रोता है, पता है, इसके अंदर सेगमेंट होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, 11। ऐसे इमेजिन करो एक स्माइली फेस जो रो रहा है, ठीक है, इमोजी उसमें रो रहा है, तो 11 बनता है ना। जबकि 8 पता है सेगमेंट कितने होते हैं, किसके होते हैं, इन्फ्लुएंजा के, ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज। 8 महीना होता है इसके अंदर, रोटा के अंदर O के ऊपर एक और O रख दो, रोता हुआ वायरस। फिर उसके बाद आएगा, और मोस्ट कॉमन कोज यही होता है डायरिया का बच्चों में। एंड 1 ईयर के अंदर आएगा हमारा मीजल्स, पेंटा, सॉरी BCG, पेंटा। एंड 5 ईयर में OPV। एंड 5, ऐसे बोलते हैं ना 5 साल तक के बच्चे को हमें OPV देना है, तो यू रिमेंबर इट नाउ, ठीक है, 5 साल के बच्चे तक तो OPV, उसके बाद नहीं देना होता। फिर आएगा हमारा 7 ईयर DPT, फिर TDAP वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं डायरिया। डायरिया के अंदर है हमारा, अगर कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ तो लेस देन 50 ml, मतलब लेस देन 50 ml कितना ही होता है, थोड़ा सा, और सम डिहाइड्रेशन ml पर kg है, याद रखना। तो 50 to 100 एंड मोर देन 100 हो जाएगा हमारा सीवियर के अंदर। तो 50 to 100 एंड मोर देन 100। एंड यहाँ पर मैं अपना दिखा रही हूँ कि वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एंड द यूट्यूब एज वेल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड हमारा ये लिंक है दोनों चीज़ों का। एंड इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।